आप देख रहे हैं द तर्कस और द तर्कस में मैं कमला सिंह तर्कस। आज हम इतिहास चक्र के अंतर्गत चर्चा करेंगे एक युग पुरुष की, जिनको बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद के नाम से जाना जाता है। और आज का दिन 5 सितंबर 1974 कुर्था प्रखंड के चारों तरफ से हजारों लोगों का हुजूम नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और 100 में 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। इस तरह के नारों के उद्घोष के साथ और दूसरे नारे भी लग रहे थे कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। ये नारा देने वाले जगदेव प्रसाद बिहार लेनिन के समर्थन में यह हुजूम आगे बढ़ रहा था। और सरकार ने भी अपनी साजिशों को बड़ी ही बखूबी सजा रखा था। आज का दिन इतिहास का कलंक होने वाला है। आज के दिन वो काला इतिहास लिखा जाना था। और सरकार की मंसूबों के हिसाब से वहां पर जाति विशेष के अधिकारी पुलिस डिपार्टमेंट में नियुक्त किए गए थे। और हुआ वही, पुलिस ने मना किया, सत्याग्रहियों को मना किया। आज सत्याग्रह के लिए सारे लोग उद्वेलित थे, आंदोलित थे, आगे बढ़ रहे थे और सत्याग्रहियों को रोका जा रहा था। पुलिस उन्हें मना कर रही थी, लेकिन बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद मंच पर पहुंच चुके थे और उनका भाषण शुरू हो चुका था और उनका क्रांतिकारी भाषण रुका नहीं, आगे बढ़ता रहा। इस बीच पुलिस ने लाठियां चलाई, लोगों पर बर्बर अत्याचार किया और गोली चली। पहली गोली जगदेव प्रसाद के पैर को छूती हुई निकल गई, लेकिन फिर उसी के साथ दूसरी गोली भी वहां के डीएसपी के इशारे पर एक पुलिसकर्मी ने चलाया, जो बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद के गले में आकर लगी और वह लहूलुहान हो गए। उनको सत्याग्रहियों ने उठाकर जीप में लादकर कोशिश किया उपचार के लिए आगे ले जाने की, लेकिन उस घायल अवस्था में पुलिस ने जबरदस्ती उनको घसीटकर थाने में ले जाने का काम किया और वह पानी पानी चिल्ला रहे थे, उनको पानी नहीं दिया गया। जब एक अनुसूचित जाति की महिला ने पानी देने की कोशिश की, तब उसको मार पीट कर वहां से भगा दिया गया। और अंततः भारत का एक महान योद्धा, महान सिपाही, समतावादी विचारों का, समतामूलक समाज की स्थापना का सपना लेकर के महान संघर्ष करने वाला, जिनको पूरे भारत में बिहार लेनिन का नाम दिया गया, उनको वहीं पानी के बिना थाने के अंतर्गत अपना दम तोड़ देना पड़ा और एक युग का, एक इतिहास के उस चिराग का अंत हो गया। लेकिन ये अंत नहीं हुआ, यह एक शुरुआत हुई इस देश में परिवर्तन की, क्रांति की, इंकलाब की। और आइए हम आगे जानते हैं एक गरीब से और बिहार लेनिन तक बनने की कहानी जगदेव प्रसाद की। जगदेव प्रसाद कुर्था प्रखंड के कुल्हारी गांव में प्रयागराज के बेटे के रूप में पैदा हुए, एक साधारण परिवार में। जब वो होश संभाले, थोड़ा आगे बढ़े, तो उनके पिताजी बीमार हुए। बहुत सारी मनौतियां मानी गई, बहुत सारी मिन्नतें की गई कि उनको बचाया जा सके, लेकिन जब वो नहीं बचे तो उनके शव पर बच्चे के मन में इतना असर पड़ा कि उसने घर में जिनसे जिनसे मनौती की गई थी उन सारे चित्रों को उतार करके उनके शव के साथ ही दहन कर दिया। और उसने निर्णय लिया कि अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो हम क्यों इनके पीछे रहें। फिर कहानी आगे बढ़ती चली गई। वो नौजवान जो पढ़ने में अच्छा नौजवान के रूप में थे, घर की परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, बहुत सारी ऐसी जो एक सामान्य गरीब परिवार की हालत होती है वही थी। बताते चले कि उनके पुरोहित ने जो मृत्यु के बाद आए और उन्होंने कहा कि इनकी मौत इसीलिए हुई है क्योंकि इनका बेटा जगदेव प्रसाद के नाते हुई है, जो
इस तरह के काम करता है और धर्म कर्म में नहीं विश्वास करता है, उसी के नाते ऐसा हुआ है। फिर अगला चरण आया, उनके घर पर मृत्यु के बाद जो होता था, वो आकर के उस टीम के लोग अपना पूरा ब्यौरा बताने लगे कि क्या क्या भोजन जलपान में लगेगा, पलंग चाहिए, गद्दा चाहिए, रजाई चाहिए, सामान चाहिए, सारी चीजें उनको चाहिए, जो एक परंपरा है समाज में मरने के बाद इस तरह के पुरोहितों को और लोगों को दान देने की। इस पर जगदेव प्रसाद ने सवाल उठाया कि इसकी क्या जरूरत है। तो बताया गया कि अगर ये सब नहीं करोगे तो नरक में भुगतेंगे, उसको नरक भोगना पड़ेगा तुम्हारे पिता को। फिर जगदेव प्रसाद को यह बात पसंद नहीं आई। उनको लगा कि इस बात में कोई दम नहीं है, हमारे पिता को नरक में कैसे ये सब चीजें मिल सकती है, या स्वर्ग में कैसे ये सब चीजें मिल सकती हैं। ये बात कहीं से उनको आधार सम्मत, तर्क सम्मत नहीं लगी। इस नाते उन्होंने उसका बहिष्कार किया, और बहिष्कार करने के नाते तमाम लोग उनके विरुद्ध हो गए। आगे शिक्षा का सवाल था, किसी तरह से वह बीएम कॉलेज के एक चपरासी से उनकी भेंट हुई, उनकी मदद से उनके घर में रह करके उन्होंने पढ़ाई का काम किया। पढ़ने में वे अत्यंत मेधावी रहे। उन्होंने एमएससी की शिक्षा हासिल की, और आगे चल करके उस समय लोहिया और जयप्रकाश नारायण का नाम और काम उन्होंने देखा, उससे वो प्रभावित हुए। समाजवादी सोच को लेकर के चलने वाले इन नेताओं से प्रभावित होकर के वो उनके साथ जुड़े, और उनको अपने घर की परिस्थिति के अनुसार कई सारे ऐसे अनचाहे निर्णय लेने पड़े। उसी में एक घटना प्रसंग आती है कि उन्होंने अपने भाई से कहा कि आप छोटे भाई हो, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं आज, और ये मांग रहा हूं कि अब घर परिवार आपको चलाना होगा, भले दिक्कत होगी लेकिन मुझे देश के लिए काम करना होगा, इसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। फिर वही हुआ, वह जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी के साथ जुड़े, उनके दल से जुड़े, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े। बाद में घटनाक्रम आते हैं, सोशलिस्ट पार्टी के दो टुकड़े हुए, प्रजा सोशलिस्ट और सोशलिस्ट, और फिर आगे तमाम इस तरह की घटनाक्रम आते रहे। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी और लगातार ये काम करते रहे। उसी समय समाज व्यवस्था में कैसे परिवर्तन लाया जाए, पुरोहित व्यवस्था में कैसे चेंज लाया जाए, जिसके द्वारा तमाम शोषण होता था। अगले क्रम में रामस्वरूप वर्मा जो उत्तर प्रदेश कानपुर क्षेत्र से थे, और जगदेव प्रसाद जो कुर्था गया के क्षेत्र से थे, दोनों लोगों ने मिलकर के एक अर्जक संघ की व्यवस्था स्थापना की, और उसमें जाट, वर्मा, कुर्मी, पटेल, कुशवाहा, इस समुदाय के लोगों के साथ ज्यादा उनका तार जुड़ा, और उसको लेकर के उन्होंने एक व्यवस्था दी अर्जक संघ की, जिसमें ढोंग ढकोसला पाखंडवाद से मुक्त संस्कारों की व्यवस्था की गई। इनका यह आंदोलन आगे बढ़ता रहा, और आगे चल करके फिर रामस्वरूप वर्मा ने समाज दल की स्थापना किया, और जगदेव प्रसाद ने शोषित दल की स्थापना किया। और एक समय ऐसा आया कि दोनों लोगों ने अपने दलों को समन्वय करके उसको एक में विलय कर दिया, और शोषित समाज दल की स्थापना हुई। और इस दल के द्वारा लगातार शोषितों के हक में लड़ाई चलती रही, और इस लड़ाई में जो उसके घटनाक्रम हैं आज प्रासंगिक हैं, कि एक पीढ़ी अपनी जान गंवा चुकी है, मारी गई है, दूसरी पीढ़ी जेलों में जा रही है, और तीसरी पीढ़ी को अब तैयार रहना है कि उनको अपने हाथों में शोषितों की सत्ता स्थापित करने का अवसर वह सामने दिख रहा है। उसके लिए एकता की, संघर्ष की जरूरत है, उसमें हमको उतरना होगा, आगे हासिल करना होगा, और इस देश के शोषितों को वह सम्मान और स्थान पाना होगा जिसके वो हकदार हैं, जिसकी उन्हें जरूरत है। बताया जाता है कि जब 5 सितंबर की घटना से पहले वो अपने मित्रों के साथ बैठे हुए थे, और वहीं ठाकुर प्रसाद नाम के बुजुर्ग व्यक्ति ने उनसे कहा कि बाबू जगदेव, आप 5 तारीख को कुर्था मत जाना, क्योंकि उस दिन आपकी हत्या कर दी जाएगी, इसकी साजिश बुनी जा रही है। तो उन्होंने कहा था कि देखिए, मरना सबको एक दिन है, मुझे खुशी हो रही है कि आप स्वाधीनता सेनानी के रूप में आपके साथ के तमाम लोगों ने देश के लिए जान दिया है। अगली पीढ़ी में
मैं भी जान दूंगा और इस तरह से हमें आज़ादी को हासिल करना होगा। इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ और हमारा काम आगे बढ़ता रहेगा। जगदेव प्रसाद के इस बलिदान को पूरा देश याद करता है और आज जरूरत है कि हम फिर इस देश की आज़ादी के लिए जो बार बार समय समय पर कुर्बानी की जरूरत पड़ती है, उस कुर्बानी से हमें पीछे नहीं हटना होगा। हमें रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद और उनके साथ के तमाम ऐसे साथियों को याद करना होगा, जानना होगा। और जगदेव प्रसाद के उन प्रयासों के बाद बिहार में वह स्थिति बनी कि वहाँ सरकार भी वंचित समाज के, शोषित समाज के लोगों की बनी और उस सरकार में स्थिरता नहीं हो पाई। अनेक कारणों से सरकार गिरी। एक समय वीपी मंडल, जिन्होंने मंडल आयोग के मुखिया के रूप में काम किया, वह भी उस सरकार में शामिल थे। और जगदेव प्रसाद की आज शहादत पूरे देश में ये एक बड़ी बात है कि आज ये जागरूकता, ये चेतना पैदा हुई है कि पूरे देश में लोग उनकी शहादत को आज मना रहे हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। जगदेव प्रसाद को हम अपने इतिहास में कभी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो कुर्बानी दिया है, जो कठिनाई सहा है, उसकी अनेक कहानियां हैं। एक घटना प्रसंग है कि उनके भाई जब वो क्रांतिकारी कार्यों में लग गए थे, जब शोषित समाज दल बना तो वह पूरे राष्ट्रीय स्तर पर महामंत्री के रूप में थे, उनका कद बढ़ता गया, लेकिन उनके परिवार की हालत बिगड़ती गई थी। एक बार जब उनके भाई घर की परिस्थितियों को देख करके स्वास्थ्य विभाग में नौकरी कर लिए थे, घर लौट करके आए तो देखा वो भाभी से अपने मिलने गए, उनके कपड़ों में कई पैबंद लगे हुए थे। वो उनको देखकर छिपाने लगी, लेकिन उनसे छिपा नहीं। उन्होंने कहा कि भाभी ये हालत आपकी है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं, मैं तो ऐसे ही इसको पहन ली हूँ। फिर उन्होंने कहा कि साड़ियाँ हैं तो कहाँ मुझे दिखाइए। इस पर वो चुप हो गई। तो ये परिस्थितियाँ थी। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि भाभी इस तरह से है, क्या है, क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने कहा भाभी ने मना किया है कि किसी को बताना नहीं है, लोग परेशान होंगे। और इस तरह से वो कितनी कठिनाइयों से अपना जीवन जी रही थी, एक क्रांतिकारी का साथ दे रही थी, उनको कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो इस तरह की परिस्थितियाँ, इस तरह के त्याग बलिदान उनके परिवार के लोगों का, उनकी जीवन संगिनी का, उनके भाई का, ये हमारे लिए आज एक प्रेरणा का विषय है कि हम छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे विषयों को लेकर के भटक जाते हैं, लेकिन जगदेव प्रसाद जैसे लोगों ने जो आदर्श स्थापित किया है, वह आदर्श ही हमको प्रेरणा देता है। उस आदर्श से हमारे भीतर वो ताकत पैदा होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम महापुरुषों को याद करते हैं, जब महापुरुषों के चित्र हमारे सामने होते हैं, तो हमारे चरित्र में एक अलग आभा, एक अलग हमारा व्यक्तित्व बनता है, एक अलग प्रभामंडल हमको प्रभावित करके उस उच्च धरातल पर स्थापित कर देता है, जहां अगर गोली भी खानी पड़े तो हम हंसकर गोलियां खा सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई आदर्श इस तरह के नहीं होते, जब समाज भटकने लगता है, तो लोग सल्फास की गोलियां खाना शुरू करते हैं और नौजवानों का कोई चरित्र नहीं दिखता है। तो आज इस खास अवसर पर हम सभी उस महामना, उस महान क्रांतिकारी, उस बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद को नमन करते हैं और उनके सपनों को साकार करने के लिए आज हमें फिर जिस तरह की जरूरत है उस रास्ते पर चल करके ही हमें मंजिल पानी होगी। आज फिर हमारे समाज में हर तरह से गैर बराबरी का पूरा वातावरण बना हुआ है। ये विषमता ही सबसे बड़ा संकट है और जो बिछड़े हुए हैं उनको एकजुट होना होगा और एकजुटता में ही उनकी विजय का, उनकी सफलता का सारा आधार भरा हुआ है। आइए हम मंजिल की ओर बढ़ें और ऐसे सभी महापुरुषों के खास जीवन के जन्म दिवसों पर, उनकी शहादत दिवस पर, उनकी स्मृति दिवस पर हम कम से कम उन्हें याद करें और ऐसा एक भारत बनाने का काम करें जहां किसी भेदभाव, नफरत, गैर बराबरी को कोई जगह न हो। इसके लिए अभी भी आजादी की जंग जारी है और हमको लड़ना पड़ेगा, लेकिन हमारी लड़ाई कभी भी हथियारों से नहीं रही। हमारी लड़ाई हमेशा विचारों से रही है और विचारों में वह ताकत होती है कि हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम विजयी होकर रहेंगे और भारत विजयी होगा। और इस भारत के अंतर्गत जो भी ऐसे कुत्सित विचार और
धारणाएं हैं उनको हमें खत्म करके एक भव्य भारत, शक्तिशाली भारत, तर्कशील भारत, कर्तव्यनिष्ठ भारत का निर्माण करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।